कुछ टाइम के बाद दृष्टि ने भी हार मान ली थी कि वो अब समय से दोबारा मिल भी पाएगी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि समय भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। वो रात दृष्टि के लिए बहुत खास थी। इधर समय ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। उस रात और दृष्टि से मुलाकात को 1 साल बीत चुका था। समय अपने बिजनेस में बिजी हो चुका था जब अचानक से उसके पास इंडिया से उसके पेरेंट्स का कॉल आया। समय को जो न्यूज़ मिली थी वो उसके लिए बेहद शॉकिंग थी। इस समय वो एकदम टूट गया। उसने फौरन पहली फ्लाइट पकड़ी और इंडिया आ गया। समा का दिल तो पहले से ही इस बात से बेहद गमगीन था कि उसके दादाजी, जो कि ना सिर्फ उसके लिए दादा थे बल्कि उसके मॉम और डैड की तरह थे। समय ने अपने दादाजी से ही सब कुछ सीखा था। अब अचानक से उनके इंडिया जाने के कुछ समय के बाद ही उनकी डेथ की खबर ने समय को पूरी तरह से झकझोर दिया था। समय के मामा और डैड ने उसके लिए एयरपोर्ट पर कार भेज दी थी उसे लेने के लिए। समय जल्द से जल्द अपने दादाजी के पास पहुंचना चाहता था और उन्हें आखिरी बार देखना चाहता था। समय ने कार को स्पीड से दौड़ाने के लिए कहा और लगभग 1 घंटे में वो अपने घर पहुंच चुका था। समय की कार अपने घर के सामने आकर रुकी तो वहीं उसके बड़े भाई साहिल की कार भी पार्क थी। आज साहिल से भी उसकी काफी टाइम के बाद मुलाकात होने वाली थी। समय बिना देरी किए वहां से अपने दादाजी के घर की तरफ बढ़ गया। समय घर में दाखिल हुआ ही था कि उसकी आंखें तो जैसे अपने गम को रोक नहीं पाईं। समय के भाई साहिल ने जब समय को वहां देखा तो वो फौरन उसके पास आया और उसने उसे कंधे से सहारा देते हुए अपने गले से लगा लिया। साहिल ने खुद समय को आज काफी टाइम बाद देखा था। इस टाइम समय के अंदर अपने दादाजी को खोने का दुख और अपने भाई से मिलने की खुशियां एक साथ थीं, जिसे दादाजी के मरने के गम ने ढक लिया था। समय साहिल से अलग होते हुए आहिस्ता से अपने दादाजी के पार्थिव शरीर के करीब आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी थी कि उसके दादाजी अभी उठकर बैठ जाने वाले हैं, लेकिन अब वो नहीं हो सकता था। दोपहर का टाइम हो चुका था और अब दादाजी को अंतिम विदाई देने का टाइम आ चुका था। समय ही अपने दादाजी को अंतिम अग्नि देने वाला था, क्योंकि दादाजी ने अपने आखिरी शब्दों में ये मेंशन किया था कि उनकी अंतिम विदाई उनके दोनों पोतों के कंधों पर हो और अग्नि देने का काम उनका राजकुमार समय ही करे। दादाजी की अंतिम यात्रा के साथ सभी लोग जा चुके थे। शाम हो चुकी थी और अब समय वापस आया। समय की आंखें इस समय एकदम सूनी थी। उसे तो अपनी हर बात अपने दादाजी से शेयर करने की आदत थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थे। साहिल भी इस टाइम समय के साथ था। उसने समय को समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुझे दादाजी के जाने का कितना दुख है, लेकिन तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू बिना सोचे मेरे पास आ सकता है। समय ने अपने भाई साहिल को कसकर गले से लगा लिया। समय को अब जाकर एहसास हुआ था कि उसका भाई साहिल उसके साथ है। बचपन में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन साहिल की चाची ने समय को उसके दादाजी के साथ यूके भेज दिया था। तब से साहिल समय से अब जाकर मिला था। फोन पर अक्सर दोनों की बातें होती थी और वीडियो कॉल पर भी, लेकिन असल में समय ने आज अपने भाई को इतने दिनों के बाद देखा था। साहिल ने समय से उठते हुए कहा, अभी मैं जा रहा हूँ, तुझे कभी भी मुझसे बात करनी हो मेरे पास आ जाना। समय एक बार फिर से साहिल के गले मिला और वहां से उठकर वो अब जा चुका था। समय ने वही अपने दादाजी की उस बड़ी सी पुश्तैनी हवेली में ही रुकने का फैसला कर लिया था। दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों पोतों में बराबर बराबर बांटी थी और यह घर जिसमें वो इंडिया में आने के बाद रहते थे समय के नाम कर दिया था। लेकिन इस घर के हर एक कोने में दादाजी की यादें और एहसास बसा हुआ था। समय को कुछ टाइम लगने वाला था संभलने में। समय के मॉम डैड ने भी अब समय को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और वो भी वहां से जा चुके थे, क्योंकि समय की मॉम को किटी पार्टी और उसके डैड को अपने क्लब जाना था। समय को तो ऐसा फील हो रहा था कि वो अनाथ हो चुका है। किसी तरह समय ने अपने 2 दिन उस घर में काटे। जब उसने अपने भाई साहिल को मिलने के लिए फ़ोन किया, साहिल ने भी फौरन ही हाँ कर दिया मिलने के लिए। उसे खुद अपने भाई को देखने की बेहद इच्छा हो रही थी। उन दोनों का शाम को एक कैफे में मिलने का प्लान बना।
समय निकल ही रहा था कि समय के फ़ोन पर उसकी मम का कॉल आया। हेलो बेटा समय, वाई डोंट यू ज्वाइन अस ऑन डिनर टुनाइट? समय ने अपनी मम को इनकार करते हुए कहा, नो मम, मेरा साहिल भाई से मिलने का प्लान है आज रात। कल मिलता हूँ आपसे। बोलने के साथ समय ने फ़ोन रख दिया। समय को लगा कि शायद साहिल से मिलने के बाद उसका कुछ दिल बहल जाए। समय लगभग आधे घंटे में पहुंच चुका था जब साहिल भी वहां आ गया। समय अपनी टेबल छोड़कर खड़ा हो गया और उसने अपनी बाहें फैलाकर साहिल को गले से लगा लिया। साहिल और समय ने काफ़ी टाइम बाद इतनी सारी बातें की थी एक दूसरे से। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें बातों के दौरान 9 बज गए। साहिल का भी ध्यान तब टूटा जब उसके फ़ोन पर नब्या का कॉल आया। नब्या साहिल की वाइफ थी और साहिल उससे बेहद प्यार करता था। साहिल ने समय से इंसिस्ट किया, चल तू भी मेरे साथ घर चल, माँ भी मिलना चाहती हैं तुझसे और नब्या भी। समय ने साहिल को जवाब दिया, भाई कभी और, फिलहाल तो मैं घर जाना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ कि एक बार मॉम से भी मिल लूँ। उनकी बड़ी इच्छा थी आज मेरे साथ डिनर करने की। साहिल ने जवाब में ओके ठीक है कहा और एक बार फिर से समय के गले मिलकर वो वहाँ से जा चुका था। समय भी वहाँ से अपनी कार में बैठकर अपनी मॉम के घर के लिए निकल चुका था। समय के चेहरे पर आज काफ़ी टाइम के बाद अपने भाई से मिलने के बाद खुशी आई थी और अब वो इसी खिले हुए चेहरे के साथ अपनी मॉम से मिलने जा रहा था। समय की कार अभी अपने घर के बाहर आकर ही रुकी थी जब उसने अपनी मॉम को गार्डन में किसी शख्स को एक पैकेट देते हुए देखा। समय ने उस शख्स की शक्ल तो देख ली थी, लेकिन ज़्यादा दिमाग न मारते हुए वो अपनी कार से बाहर आया और घर की तरफ बढ़ गया। मॉम ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि समय वहाँ आने वाला है, लेकिन जैसे ही वो घर में वापस आई तो उन्होंने हॉल में सोफे पर समय को बैठे हुए देखा। यह देखकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर समय ने अपना मन कैसे बदल लिया। समय ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी मम को बड़े ही फॉर्मल तरीके से गले लगाया और उनसे हालचाल पूछा। मॉम ने जवाब दिया, बेटा अचानक से कैसे आना हुआ? जब मैंने कहा था तब तो तूने मना कर दिया था। समय ने मॉम को बताया, सोचा कि आपकी परेशानी दूर कर दूं। आप परेशान साउंड कर रही थी। अब चलकर डिनर करते हैं, काफ़ी भूख लगी है। रात में डिनर करने के बाद समय जल्दी ही सो गया। सुबह के 5 बजे थे जब समय के फ़ोन पर एक कॉल आया। यह एक अनजान नंबर था। समय ने आंखें मलते हुए अपने फ़ोन को उठाकर कान पर लगाया तो सामने से बोल रहे शख्स की बात सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गया। समय के दादाजी के ऑफिस से किसी का कॉल था। दादाजी के जाने के बाद से समय काफ़ी लापरवाह हो गया था, लेकिन दादाजी के जाने के बाद इस तरह से सब कुछ बिखरते हुए समय कैसे देख सकता था। समय ने आज से ही ऑफिस ज्वाइन करने की सोची। इस टाइम दादाजी की कंपनी को इंडिया में समय के सपोर्ट की ज़रूरत थी। कुछ ऐसी बातें भी समय को पता चली थी कि अपने डैड निहाल साय के बारे में, जिसकी वजह से वो इंडिया छोड़कर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि दादाजी का बिजनेस उसके डैड के हाथ में रहा तो वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे। समय ने इसी समय अपने घर के लिए निकलने की सोची। वो जल्द से जल्द अपने दादाजी के बिजनेस की बागडोर संभालना चाहता था। समय ने बिना किसी को बताए अपने मॉम के घर से निकल चुका था। अगले आधे घंटे में समय अपने घर के बाहर आ चुका था। समय तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधे अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाए। समय ने लगभग 1 घंटा अपनी फिटनेस को दिया, जिसके बाद वो रेडी होकर सीधे नीचे आ गया। अब तक उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका था। समय ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया और रेडी होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। समय ने ऑफिस में कदम रखा ही था कि उसके पर्सनल असिस्टेंट ने समय को ग्रीट किया और उसे सभी एम्प्लॉय से मिलवाया। समय के कदम अब सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ चुके थे। समय ने अपने आज के लिए काफ़ी सारी मीटिंग रखी थी, तो उसके पास टाइम ही नहीं था सांस लेने का भी। दिन निकलने लगा था और अब समय की आखिरी मीटिंग बची थी। समय ने आखिरी मीटिंग को अपने केबिन में ही करने के लिए कहा। समय की नज़र अपनी फाइल्स में खोई हुई थी कि तभी उसकी आखिरी मीटिंग के लिए जो शख्स आई थी वो समय के केबिन में दाखिल हुई।
समय ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में सामने वाले शख्स को बिना देखे बैठने के लिए कहा। जब सामने से चलकर आ रही शख्स के मुंह से निकला, तुम? सामने खड़ी शख्स कोई और नहीं बल्कि दृष्टि ही थी। समय ने भी उस आवाज को फौरन पहचान लिया और अपनी फाइल को एक झटके से टेबल पर पटक दिया। पूरे 1 साल के बाद आज दृष्टि कपूर समय सहाय के सामने खड़ी थी। दृष्टि का लुक पहले से ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लग रहा था और इधर समय के लुक भी पहले से ज्यादा मैच्योर और सीरियस लग रहे थे। समय ने तो क्या, दृष्टि ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका एक दूसरे से यूं सामना हो जाएगा। लेकिन 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो ना तो समय ही भूल रहा था और ना ही दृष्टि। दोनों की आंखों के सामने वो नज़ारा एक बार फिर से जी उठा जो उन्होंने साथ में जिया था। लेकिन दृष्टि की नज़रों में बहुत से सवाल थे जो वो समय से पूछना चाहती थी। समय ने एक घमंड भरी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। बैठो, खड़ी क्यों हो? इतना कहते हुए समय ने उसे सामने बैठने का इशारा किया। दृष्टि की नज़रों में गुस्सा था इस बात का कि समय उसे बिना बताए छोड़कर क्यों चला गया था। दृष्टि भी पांव पटकते हुए समय के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। समय ने दृष्टि से कहा, तो तुम ही हो वो न्यू स्टार्टर इंटीरियर कंपनी जिससे हमारी कंपनी डील करने की सोच रही है? दृष्टि ने भी पूरे एटीट्यूड में समय को जवाब दिया, जी, वो मेरे डिजाइन की यूनिकनेस की वजह से। समय ने दृष्टि को उसके फाइल आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो दृष्टि ने थोड़ा पर्सनल होते हुए समय से सवाल किया, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। समय ने दृष्टि को बड़े ही एटीट्यूड में जवाब दिया, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दृष्टि ना। तो किस सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? दृष्टि को समय के इस केयरलेस एटीट्यूड ने गुस्सा दिला दिया था। उसने गुस्से में समय से कहा, क्या यह आपके लिए रोज का काम है जो आपको याद नहीं कि मेरा नाम क्या है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आप उस रात मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? अब दृष्टि की बात सुनकर समय की आईब्रो टेढ़ी हो गई, जिसके बाद समय अपनी जगह से उठा और उसने आगे बढ़ते हुए अपने केबिन का डोर लॉक कर दिया। दृष्टि समय की इन हरकतों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। दृष्टि ने समय से गुस्से में पलटते हुए कहा, यह सब क्या हरकत है? आपने डोर क्यों लॉक किया है केबिन का? दृष्टि की बात का जवाब देने की जगह समय के कदम उसकी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। दृष्टि अब तक अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। वो समय की तरफ ही पलटी और उसने गुस्से में समय से एक बार फिर पूछा, ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? समय ने दृष्टि की तरफ अपने कदम बढ़ाने जारी रखते हुए कहा, क्यों? तुम्हें क्या यहाँ मेरे साथ होने से घबराहट हो रही है? दृष्टि ने साइड से निकलने की कोशिश की तो समय ने उसके हाथ को थाम लिया और अगले ही पल उसे अपने नजदीक कर लिया। अब जब तुम आई हो तो इतनी आसानी से नहीं जा सकती। लेट्स डिस्कस योर प्रोजेक्ट। बोलते हुए समय ने दृष्टि को उसकी कमर से थाम रखा था। दृष्टि को अब अफसोस होने लगा था कि उसकी समय के बारे में जजमेंट एकदम गलत थी। वो बिल्कुल भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। दृष्टि ने समय के सीने पर हाथ मारते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। इधर समय की नज़र में दृष्टि एक धोखेबाज लड़की थी। समय को तो अब कोई भी बात दृष्टि पर भरोसा नहीं दिला सकती थी। तभी समय के अगले सेंटेंस ने दृष्टि को चौंका दिया, तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मानना पड़ेगा तुम्हें। दृष्टि, तो मेरे पीछे पीछे यूके से इंडिया आ गई? क्या इतनी मोहब्बत हो गई थी तुम्हें मुझसे? समय ने सरकास में दृष्टि से पूछा तो दृष्टि ने जवाब दिया, पहले तो मुझसे दूर रहकर बात कीजिए मिस्टर सहाय। दूसरा, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है और मैंने तो आपकी तलाश कब की बंद कर दी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दुनिया में एक्सिस्ट करते भी हैं या नहीं। समय को दृष्टि की कड़वी बातें किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हारा मेरी कंपनी में आना सिर्फ एक इत्तेफाक है? दृष्टि ने भी पूरे एटीट्यूड में समय को जवाब दिया, हाँ, सिर्फ एक इत्तेफाक, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब प्लीज आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। अपनी बात पूरी करते हुए दृष्टि ने समय की पकड़ से आजाद होते हुए अपनी फाइल को उठाया और उसे साइड करते हुए वो उसके केबिन से बाहर निकल गई। इतने टाइम के बाद समय को अपने सामने देखकर दृष्टि के जहन में वो 1 साल की याद ताजा हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से उस सब से उबर पाई थी और अब एक बार फिर से समय उसके सामने था।
वो बहुत खुश थी कि उसे इस कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन समय के होते हुए वो यह नहीं कर सकती थी। दृष्टि ने समय के केबिन से निकलते ही एक गहरी सांस ली और वहां से वो बाहर निकल गई। समय तो बस दृष्टि का उसे इस तरह से इग्नोर करना देखता ही रह गया। उसे दृष्टि का अपने आप से यूं मोड़ कर जाना बड़ा अजीब लगा। कहाँ उसने सोचा था कि दृष्टि वहां उसके पीछे पीछे ही आई थी, और कहाँ दृष्टि उसे ऐसे इग्नोर करके गई जैसे वो एक्सिस्ट ही नहीं करता। दृष्टि की आंखें हल्की सी छलक आई थी, जिसे उसने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर ही रोक लिया। दृष्टि की स्टार्टअप कंपनी का प्लान उसे धराशायी होता नजर आ रहा था। दृष्टि के समय के ऑफिस से निकल जाने के बाद समय ने अपने फोन से किसी को कॉल किया। स्प्रेड दिस न्यूज एवरीवेयर कि यह न्यू स्टार्टअप कंपनी, क्या नाम है उसका? तभी सामने से बात कर शख्स ने जवाब दिया, सर, बैंड अप स्टाइल। समय ने इग्नोरेंट टोन में जवाब दिया, हाँ हाँ वही। उस कंपनी से कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि साय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने उस कंपनी का प्रोजेक्ट क्वालिटी इशू होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। सामने वाले शख्स ने समय से कहा, सर, ऐसे तो वो कंपनी खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। समय ने भी गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तो होने दो। यू डोंट इन्वॉल्व योर माइंड, जस्ट डू एज आई से। फोन पर बात कर रहे शख्स ने ओके सर बोलते हुए फोन रख दिया। समय से इस मुलाकात के बाद यहीं से दृष्टि का स्ट्रगल शुरू हो चुका था। दृष्टि अपने डैड से पहले ही बोलकर आई थी कि वो अपनी फील्ड में कामयाब होकर दिखाएगी। उसके डैड चाहते थे कि दृष्टि उनका बिजनेस संभाले, लेकिन दृष्टि के अपने सपने थे और वो उन्हें ही पूरे करने चंद्रिका जी के साथ इंडिया वापस लौट आई थी। हर सुबह दृष्टि एक नई उम्मीद के साथ जागती थी, और शाम तक आते हुए उसकी वो उम्मीद टूट चुकी होती थी। हर एक कंपनी से ये न्यूज़ मिलने के बाद कि सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बैंडअप स्टाइल के प्रोजेक्ट को क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट कर दिया है, दृष्टि के साथ काम करने से मना कर दिया। दृष्टि को इस तरह भटकते हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन हर दिन की तरह आज 7वें दिन भी उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। दृष्टि थककर अपने घर वापस आई तो चंद्रिका जी ने दृष्टि से निगाहों में ही जानने की कोशिश की। दृष्टि ने भी एक बार फिर अपनी झुकी हुई नजरों से उन्हें समझा दिया कि आज भी वो नाकामयाब ही रही। दृष्टि को सभी दरवाजे बंद होते नजर आ रहे थे। वो भरे कदमों के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी जब उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो मिस कपूर, इट्स निस्क भाटिया। आई हैव एन ऑफर फॉर यू। दृष्टि ने इतनी सी बात सुनी ही थी कि उसने फौरन एक्साइटेड होते हुए कहा, आपको मेरे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? निस्क ने जवाब दिया, नहीं, इनफैक्ट आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्किंग। यू आर टैलेंटेड एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू। दृष्टि को इस टाइम सच में अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने खुश होते हुए निस्क से पूछा, तो मिस्टर भाटिया, कब मिल सकती हूँ मैं आपसे? निस्क ने जवाब दिया, लेट्स मीट टुमारो। आई एम सेंडिंग यू द लोकेशन एंड टाइमिंग। दृष्टि ने चहकती आवाज में जवाब दिया, कूल, थैंक्स। निस्क ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। इधर दृष्टि की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही ना था। वो फौरन दौड़कर चंद्रिका जी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। चंद्रिका जी उसकी खुशी देखकर ही समझ गई थी कि दृष्टि को अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर मिल गया है। अब उसके सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि हकीकत होंगे। चंद्रिका जी ने दृष्टि के गाल को सहलाते हुए कहा, चल बेटा, इसी खुशी में मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ। तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। दृष्टि वहां से फौरन दौड़ते हुए अपने रूम में आ गई। इधर निस्क ये सब किसी के इशारे पर कर रहा था। समय साय इस समय भाई निस्क के साथ बैठकर विस्की के गिलास को अपने गले के नीचे उतार रहा था। तभी निस्क ने समय से पूछा, यार तू खुद से खुलकर इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं हैंडल करता? वैसे भी तो वो तेरे साथ ही काम करने वाली है। समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सुनते ही वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देगी। मैं आऊँगा उसके सामने, लेकिन एक बार एग्रीमेंट साइन होने के बाद, ताकि वो बैकआउट न कर सके। निक्स ने समय से हैरान होते हुए पूछा, ऐसी भी क्या दुश्मनी है तेरी उस लड़की से? समय ने निक्स को बताना शुरू किया, ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट कि उसे किसी और के साथ तो काम मैं करने नहीं दूंगा।
निस्क ने समय से हैरान होते हुए पूछा, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि तेरे बात करने से मुझे पॉजेसिवनेस की फीलिंग आ रही है। समय ने बात को टालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टाइम के साथ तू सब समझ जाएगा। चल अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए समय अपनी जगह से खड़ा हुआ और निस के गले मिलते हुए समय वहां से बाहर आ गया। समय की ड्रिंक का सरूर इस समय उसके सर चढ़ चुका था और वो ड्राइव करने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। समय ने कार ड्राइव करनी शुरू की ही थी कि कुछ ही दूरी पर उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी कार रोड साइड में एक पेड़ से जा टकरा गई। समय ने तो पहले ही अपने होश खो दिए थे और रही सही कसर उसकी कार की उस टक्कर ने कर दी थी। समय बेहोश हो चुका था। रोड एकदम सुनसान थी और इस टाइम तो समय को मदद मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। समय काफी देर तक तो ऐसे ही बेहोश हालत में वहां पड़ा रहा। जब एक कार उसकी कार के पास आकर रुकी। उस कार में दृष्टि थी, जो अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। रोड साइड में एक कार का एक्सीडेंट हुआ देखकर दृष्टि अपने आप को उसकी मदद करने से नहीं रोक पाई। वो अपनी कार से उतरी और समय की कार की तरफ बढ़ी। समय अभी भी बेहोश था और उसका सर स्टीयरिंग व्हील पर था। दृष्टि अभी तक तो समय को नहीं पहचान पाई थी। उसने अनजान शख्स समझकर उसकी मदद करने की सोची। दृष्टि ने ड्राइविंग सीट की तरफ आते हुए डोर खोला और उस कार में काफी देर से बेहोश पड़े शख्स को उसके कंधों से जोड़ देते हुए सीधे बैठा दिया। अब जाकर दृष्टि ने देखा कि जिस शख्स की वो मदद करने के लिए रुकी थी, वो कोई और नहीं बल्कि समय ही था। दृष्टि ने अपने अंदर की फीलिंग को चेहरे पर ना लाते हुए समय को सहारा देकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सच में यह बिल्कुल भी आसान नहीं था दृष्टि के लिए। समय जैसी लंबी चौड़ी कदकाठी वाले शख्स को इतनी आसानी से अपने अकेले के सहारे से उठा पाना दृष्टि के लिए बेहद मुश्किल था। आखिर दृष्टि ने काफी मेहनत के बाद समय को कार से बाहर निकाल ही लिया। समय अभी भी बेहोश था। दृष्टि ने जैसे तैसे उसके हाथ को कंधे का सहारा देते हुए उसे अपने साथ लिया। इसके बाद वो वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। दृष्टि ने आखिर समय को अपनी कार तक पहुंचा दिया। उसने समय को अपने और कार के सहारे से संभाला और कार का डोर खोला। दृष्टि ने समय को ड्राइविंग सीट की साइड वाली सीट पर समय को बैठाया और दौड़ते हुए अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। समय को इतने करीब से होल्ड करने की वजह से दृष्टि को इतना तो अंदाजा हो ही चुका था कि समय ने ड्रिंक की है। दृष्टि ने अपनी कार की बैक सीट पर रखे पर्स से अपना रुमाल निकाला और उसे समय के सर के ऊपर बांध दिया। समय इस समय भी बेहोश था। दृष्टि ने अपनी कार को वहां से सीधे हॉस्पिटल की तरफ ही दौड़ा दिया। दृष्टि थोड़ा स्पीड से कार चला रही थी, जबकि उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन समय के सर से बह रहे खून को देखकर उसे घबराहट हो रही थी। कुछ ही टाइम में दृष्टि समय को लेकर हॉस्पिटल में आ चुकी थी। दृष्टि ने फौरन हॉस्पिटल स्टाफ को स्ट्रेचर के लिए कहा। समय को हॉस्पिटल में लाया गया, जिसके फौरन बाद डॉक्टर ने उसे चेक किया। सब कुछ एकदम नॉर्मल था उसकी बॉडी में, बस उसके सर में हल्की सी चोट थी जिसमें से खून रिस रहा था। दृष्टि वहीं बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। जब डॉक्टर रूम से बाहर आए, दृष्टि ने डॉक्टर से पूछा, घबराइए नहीं मैडम, आपके पति एकदम ठीक है, बस सर में हल्की चोट है, बाकी के सभी बॉडी फंक्शन एकदम नॉर्मल है। दृष्टि को इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से जा चुके थे। दृष्टि ने नर्स से कहा, सुनिए नर्स, इनका ध्यान रखना, मैं निकल रही हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए दृष्टि हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। दृष्टि को कुछ पल के लिए लगा कि वो वहां समय के साथ रुक जाए, लेकिन वो एक बार फिर से समय के लिए अपने दिल में फीलिंग्स को नहीं जगाना चाहती थी। दृष्टि अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से जा चुकी थी। इधर समय अभी भी बेहोश था। दृष्टि के फोन पर लगातार चंद्रिका जी का कॉल आ रहा था। दृष्टि ने कार में बैठने के बाद स्पीकर पर चंद्रा जी की कॉल उठाई और अपनी कार को ड्राइव करना शुरू किया। बेटा कहाँ रह गई तू? कब से फोन कर रही हूँ, तू ठीक है ना? दृष्टि ने उन्हें शांत करते हुए जवाब दिया, आंटी डोंट वरी, आपने मुझे इतना भी समझा है क्या? मैं बस आ रही हूँ। यहाँ रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था,
तो बस उसे ही हॉस्पिटल पहुंचा रही थी। अब सब ठीक है, कमिंग होम। चंद्रिका जी तो ये बात सुनकर और भी घबरा गईं। उन्होंने दृष्टि से परेशान होते हुए कहा, बेटा आराम से कार चलाकर आना, अपना ध्यान रख, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। दृष्टि ने हंसते हुए कहा, ओके बाबा, आती हूँ, आप परेशान मत होइए। इसके बाद उसने फोन रखा। इधर समय अभी भी बेहोश था। अब तो मेडिसिन का असर उतरने के बाद ही उसे सुबह ही होश आने वाला था। आखिर सुबह हुई और समय ने अपनी आंखें उसी हॉस्पिटल बेड पर खोली। उठने के साथ ही समय के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। समय ने दर्द से कराते हुए अपने सर को पकड़ लिया। समय ने आसपास नजर दौड़ाई तो इस टाइम उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे आया। समय की नजरें वहीं आसपास में किसी को ढूंढ रही थी कि आखिर वो उसे देखे कि किसने उसे वहां पहुंचाया है। तभी समय की नजर अपने रूम में आती हुई नर्स और डॉक्टर के ऊपर पड़ी तो समय उठकर बैठ गया। डॉक्टर ने समय से पूछा, तो कैसे हैं आप? समय ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ डॉक्टर, बस सर में दर्द है। मुझे कौन लाया है यहाँ? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपकी वाइफ लाई थी आपको यहाँ। समय ने हैरान होते हुए कहा, मेरी वाइफ? नर्स ने समय की तरफ वो रुमाल बढ़ा दिया जिसे कल रात दृष्टि ने समय के सर पर बांधा था, उसका बहता हुआ खून रोकने के लिए। समय ने हाथ बढ़ाते हुए वो रुमाल हाथ में लिया तो उसके ऊपर 2 लेटर लिखे हुए थे। वो कस्टमाइज डिजाइनर रुमाल लग रहा था। उस रुमाल पर लिखा था डीके, जिसका पूरा मतलब तो अभी समय को भी नहीं पता था। समय ने डॉक्टर से पूछा, कैसी दिखती थी वो लड़की? असल में तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ। डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, ओह, तो जब मैंने उन्हें आपकी वाइफ कहा तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? एनीवेज, वो आपको लेकर काफी परेशान लग रही थी। समय अब तक सोच में पड़ चुका था क्योंकि यहाँ तो वो किसी ऐसी लड़की को जानता नहीं था। समय ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने समय से कहा, हाँ, आप जा सकते हैं, बस हमें आपको एग्जामिन कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। अपनी बात पूरी करते हुए डॉक्टर समय का चेकअप करने लगे थे। कुछ ही टाइम में समय को डिस्चार्ज मिल चुका था। समय वहां से सीधे अपने घर ही जाने वाला था क्योंकि इस समय भी उसके सर में दर्द था, क्योंकि चोट उसके सर पर ही आई थी। इधर दृष्टि अपनी बिजनेस डील के लिए निस के ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसे उम्मीद थी कि आज वो खाली हाथ नहीं लौटने वाली है क्योंकि निस का ऑफर उसे सामने से आया था। दृष्टि ने एक सिंपल सा कॉटन फैब्रिक का इंडियन सूट पहना था। कानों में खूबसूरत से पर्ल के इयररिंग्स और लूज बन में बंधे उसके बाल उसे एक एलिगेंट लुक दे रहे थे। दृष्टि तो बिना ब्रेकफास्ट किए निकलने वाली ही थी कि तभी चंद्रिका जी ने उसे रोकते हुए कहा, बिना ब्रेकफास्ट किए तू एक कदम भी घर से बाहर नहीं रखेगी। जब से यहाँ आई है तब से अब तक देखना कितना वजन कम हो गया है तेरा। दृष्टि ने उनकी तरफ पलटते हुए कहा, हाँ, तो आप मेरे साथ मेरा वेट मेंटेन करने के लिए ही आई हैं। चंद्रिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बातें बनाने के अलावा भी कुछ आता है तुझे? चल अब चुपचाप बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर, फिर मैं तुझे दही शक्कर खिलाकर भेजूंगी। देखना आज तेरा काम पक्का बन जाएगा। दृष्टि चुपचाप से चलकर अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुकी थी। चंद्रिका जी ने हमेशा की तरह आज भी उसी की पसंद का ही ब्रेकफास्ट बनाया था। दृष्टि ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान कल रात हुए समय के एक्सीडेंट पर चला गया। उसके दिल में एक पल के लिए आया कि वो कैसा होगा, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने दिल को संभाल लिया। उसने समय को ज्यादा देर अपने दिमाग को घेरने नहीं दिया। जल्दी ही वो ब्रेकफास्ट कर चुकी थी जब चंद्रिका जी ने उसे दही शक्कर खिलाकर भेजा। आज तो जैसे दृष्टि ने अपना कॉन्फिडेंस फिर से वापस पा लिया था। दृष्टि अपनी कार में बैठकर निस्क के दिए हुए एड्रेस के लिए निकल गई। निस्क भी आखिर उस लड़की को देखना चाहता था जिससे समय बदला लेना चाहता था। वजह से अभी निस्क पूरी तरह से अनजान था। इधर दृष्टि भी समय की इस चली हुई चाल से पूरी तरह से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि जो प्रोजेक्ट उसे थाल में सजाकर दिया जा रहा है वो असल में कोई ट्रैप है। आधे घंटे में ही दृष्टि दी हुई लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। दृष्टि को इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि निस इस समय उसी के आने का इंतजार कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे सीधे निस के केबिन की तरफ ही
लेकर चली गई। निस्क इस समय अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में खोया हुआ था जब दृष्टि ने उसके केबिन का डोर नॉक किया। दृष्टि ने हल्का सा डोर खोलते हुए अंदर झांका और अंदर आने की परमिशन मांगी। निस्क ने अब जाकर दृष्टि को देखा था। असल में दृष्टि काफी खूबसूरत थी और इस लुक में तो वो और कमाल की खूबसूरत लग रही थी। निस्क की तो नजरें ही फ्रीज हो गईं दृष्टि के ऊपर कुछ पल के लिए। जब निस्क ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए दृष्टि को अंदर आने के लिए कहा। निस्क की पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। हाइट 5 फुट 11 इंच, डस्टी ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, बड़ी बड़ी काली आंखें और कर्ली बाल। ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि एक मुलाकात में ही अपनी छाप छोड़ दे। निस्क ने बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ दृष्टि को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। दृष्टि चेयर खींचते हुए निस्क के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। दृष्टि ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिस पर निस्क ने उससे हाथ मिलाते हुए अपनी और कंपनी के बारे में बताया। दृष्टि ने अब आगे बढ़ते हुए अपने प्रोजेक्ट और प्लान्स को निस्क के सामने प्रेजेंट किया। निस्क तो उसके आइडिया देखकर और सुनकर ही काफी इम्प्रेस हो गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।